हेलो एवरीवन। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट द डिस्कशन ऑफ जीसी लियोंग। अगले 40 मिनट में हम कंप्लीट जीसी लियोंग को कवर करेंगे। फुल फ्लैज पावर सेशन होगा ये, जिसमें एक भी सेंटेंस इरेलेवेंट नहीं होगा। चैप्टर वाइज मैं डिस्कशन करूंगा। एवरी सेंटेंस, एवरी वर्ड स्पोकन बाय मी विल बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो अपना जीसी लियोंग को नेक्स्ट 40 मिनट में पूरे डेडिकेशन के साथ कंप्लीट करते हैं। चैप्टर 1, द अर्थ एंड द यूनिवर्स। लगभग 13.8 बिलियन ईयर्स अगो बिग बैंग के साथ पूरा यूनिवर्स एक छोटी सी सिंगुलैरिटी से शुरू होता है और तब ये लगातार एक्सपेंड होना शुरू करता है और आज तक एक्सपेंड हो रहा है। इसी सिस्टम का पार्ट है सोलर सिस्टम। मतलब सोलर सिस्टम हमारे यूनिवर्स का ही पार्ट है, जिसका सेंटर है सन। और इसके बाद इसके पास 8 प्लेनेट रिवॉल्व करते हैं। सबसे छोटा प्लेनेट और सबसे पहले आने वाला प्लेनेट मरकरी है। इसके बाद वीनस सबसे हॉटेस्ट प्लेनेट है और इसे अर्थ का ट्विन भी बोला जाता है। अर्थ एक ऐसा प्लेनेट जहां पर लाइफ एग्जिस्ट करती है। मार्स, जिसे रेड प्लेनेट कहते हैं, फ्यूचर में ह्यूमन बेस बनाने के लिए इसको कंसिडर किया जा रहा है। जुपिटर सबसे बड़ा प्लेनेट है, एक गैस जाइंट है जिसके पास 95 सैटेलाइट्स। सैटर्न अपनी ब्यूटीफुल रिंग्स के लिए फेमस है। यूरेनस एक ऐसे एंगल पर टिल्टेड है कि ऑलमोस्ट साइड वे रिवॉल्व करता हुआ नजर आता है। नेपच्यून सबसे ठंडा और सबसे दूर वाला प्लेनेट। मार्स और जुपिटर के बीच में बात करें तो हमारे पास एक एस्ट्रॉइड बेल्ट है और नेपच्यून के क्रॉस हमारे पास क्यूपियर बेल्ट देखने को मिलती है, जिसमें छोटी आइसी बॉडीज और प्लूटो जैसे ड्वार्फ प्लेनेट मौजूद है। अब अर्थ की जब बात करते हैं तो अर्थ की शेप ऑब्लेट स्फेरॉइड है। 8 ऐसे एविडेंसेस हैं जो ये प्रूव करते हैं कि अर्थ ऑब्लेट स्फेरॉइड है। फर्स्ट वन, सर्कम नेविगेशन ऑफ अर्थ। सेकंड, सर्कुलर होराइजन। थर्ड, शिप्स विजिबिलिटी। द फोर्थ वन, sunrise and the sunset. Then it comes to lunar eclipse. Then the planetary bodies are also spherical in nature. So probably Earth is also going to be bit spherical. And then driving poles on the level ground on the curved Earth. And ultimately the aerial photograph proves Earth is having oblate spheroid shape. अब हम बढ़ते हैं अर्थ के मूवमेंट की तरफ, जो दो टाइप का होता है। रोटेशन, जिसका इफेक्ट है दिन और रात का बनना, एज वेल एज कोरोलस इफेक्ट। रेवोल्यूशन, जिसका इफेक्ट है वेरिंग लेंथ ऑफ डे एंड नाइट और सीजन की फॉर्मेशन, जैसे कि समर सोल्स्टिस, विंटर सोल्स्टिस और स्प्रिंग इक्विनॉक्स एंड ऑटम इक्विनॉक्स। यहां एक दिन में इंपॉर्टेंट इवेंट होते हैं। वन इज डॉन्स, अनदर इज ट्विलाइट। डॉन्स वो पीरियड होता है जो सनराइज और फुल डे लाइट के बीच होता है, और ट्विलाइट वो टाइम है जो सनसेट और कंप्लीट डार्कनेस के बीच होता है। एक जगह को लोकेट करने के लिए अर्थ को लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स के अंदर क्लासिफाई किया गया है। लैटिट्यूड्स हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं, इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, ये इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड्स। लॉन्गिट्यूड्स जो कि वर्टिकल लाइंस होती हैं, जिसमें प्राइम मेरिडियन दैट इज 0 डिग्री लाइन एंड द इंटरनेशनल डेट लाइन, ये सबसे इंपॉर्टेंट। लॉन्गिट्यूड्स टाइम जोन को कैलकुलेट करने में भी हमारी काफी हेल्प करते हैं। 15 डिग्री longitudes is equals to 1 hours. That's why you can easily calculate time going on east of the prime meridian will add the time, going on west of the prime meridian will subtract the time. Now we move to the chapter 2, which is the earth crust. Earth एक layered structure है जो 3 मेजर layers में बनी होती है। Crust, that is outer layer, mantle, middle layer and core, the inner layer. अर्थ का क्रस्ट 3 तरह की रॉक से बना होता है। द इग्नियस रॉक्स, जिसके अंदर इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स एंड एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स पॉसिबल। इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स जब मैग्मा अंदर ही ठंडा हो जाए, फॉर एग्जांपल ग्रेनाइट। एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक जब लावा सरफेस पे आके कूल डाउन होता है, फॉर एग्जांपल बेसाल्ट। देन कम्स सेडिमेंट्री रॉक्स जो मैकेनिकली, केमिकली और ऑर्गेनिकली फॉर्म होती है। एंड अल्टीमेटली कम्स द मेटामॉर्फिक रॉक्स जो किसी भी रॉक पे हाई टेम्परेचर या हाई प्रेशर के एक्सर्ट होने से फॉर्मेशन होती है। नाउ इंपॉर्टेंट थिंग इज, अर्थ पर डिफरेंट टाइप ऑफ लैंडफॉर्म फॉर्मेशन दिखाई देते हैं, जो कि टेक्टोनिक मूवमेंट, वोल्केनिक eruption और इरोजन की वजह से बनते हैं। फॉर एग्जांपल माउंटेन्स, माउंटेन्स में फोल्ड माउंटेन्स होते हैं जब लिथोस्फेरिक प्लेट्स कोलाइड करती हैं। इसी दौरान एंटीक्लाइन, सिंक्लाइन, एसिमेट्रिकल फोल्ड, ओवरफोल्ड, रिकम्बेंट फोल्ड और नेपीज की फॉर्मेशन होती है। एग्जांपल हिमालयाज और एंडीज। अनदर माउंटेन इज ब्लॉक माउंटेन
जब फोल्ड क्रिएट होते हैं एंड बिकॉज ऑफ टेंशनल और कंप्रेशनल फोर्सेस लैंड एक तरफ से अपलिफ्ट हो जाता है, तो फिर ब्लैक माउंटेन्स बनते हैं, सॉरी, तो फिर ब्लॉक माउंटेन्स बनते हैं। फॉर एग्जाम्पल द ब्लैक फॉरेस्ट ऑफ जर्मनी। देन इट कम्स टू वॉल्केनिक माउंटेन। सिंपली जब मैग्मा इरप्ट करता है और सरफेस के ऊपर डिपॉजिट होता है लेयर बाय लेयर, तो वॉल्केनिक माउंटेन्स की फॉर्मेशन होती है। अल्टीमेटली कम्स द रेजिडुअल माउंटेन, जब इरोजन के बाद सिर्फ हार्ड रॉक्स बचे रह जाते हैं, जिनको कि मोनार्ड नॉक के नाम से जाना जाता है, वो रेजिडुअल माउंटेन्स होते हैं। सेकेंड इंपॉर्टेंट फीचर इज प्लेटू। व्हेन इट कम्स टू प्लेटू, प्लेटू एक एलिवेटेड लैंडफॉर्म है जो लावा फ्लो या टेक्टोनिक अपलिफ्टमेंट से बनता है। तीन टाइप के प्लेटू होते हैं। टेक्टोनिक प्लेटू, जब टेक्टोनिक मूवमेंट की वजह से लैंड अपलिफ्ट होता है, फॉर एग्जाम्पल दक्कन प्लेटू ऑफ इंडिया। वॉल्केनिक प्लेटू, जब लावा बाहर आके ठंडा होता है, कोलंबिया प्लेटू ऑफ यूएस। एंड देन इट कम्स टू डाइसेक्टेड प्लेटू, जब रिवर और इरोजनल प्लेटू का सरफेस कर्व कर देती है, फॉर एग्जाम्पल द कोलोराडो प्लेटू ऑफ यूएस। एंड तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट फीचर आता है प्लेन, जो कि सबसे ज्यादा पॉपुलेशन को होल्ड करता है, इज अ लो लाइंग एरिया, इज अ लो लाइंग एरिया। नेक्स्ट आता है तीसरा इंपॉर्टेंट फीचर प्लेन, विच इज अ लो लैंड एरिया। ये तीन टाइप के होते हैं, स्ट्रक्चरल प्लेन, डिपोजिशनल प्लेन एंड इरोजनल प्लेन। स्ट्रक्चरल प्लेन, जब लैंड नेचुरली ही फ्लैट होता है। डिपोजिशनल प्लेन, जब रिवर और ग्लेशियर सेडिमेंट डिपॉजिट करते हैं। और इरोजनल प्लेन, जब लैंड इरोजन की वजह से स्मूथ हो जाता है, तो फिर इरोजनल प्लेन की फॉर्मेशन होती है। यू कैन सी राइट देयर कि दीज आर द टेक्टोनिक फोर्सेस व्हिच वर्क्स, और जिसकी वजह से आपके प्लेटूज, प्लेन्स, फोल्ड्स और आपके वॉल्केनिक माउंटेन्स की फॉर्मेशन होती है। थर्ड चैप्टर इज वॉल्केनिज्म एंड अर्थक्वेक। अर्थ के अंदर हीट ट्रांसफर टेक्टोनिक एक्टिविटी की वजह से वॉल्केनिज्म और अर्थक्वेक होते हैं। वॉल्केनिक लैंडफॉर्म दो मेजर कैटेगरी में डिवाइड होते हैं। वन इज इंट्रूसिव लैंडफॉर्म, जो कि अर्थ के इंटीरियर में बनते हैं और वो प्लूटोनिक रॉक्स भी कहलाते हैं। अनदर इज एक्सक्लूसिव लैंडफॉर्म, जो अर्थ के सरफेस पे बनते हैं। इंट्रूसिव लैंडफॉर्म के डिफरेंट टाइप्स हो सकते हैं, सील्स, डाइक्स, लैकोलिथ, लोपोलिथ, फेकोलिथ, बैथोलिथ। जब हम सील्स की बात करते हैं, तो सील्स हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फैले होते हैं, और अगर ये वर्टिकल होते हैं तो हम इनको डाइक्स के नाम से जानते हैं। लैकोलिथ अपने आप में डोम शेप्ड होते हैं। लोपोलिथ की बात करते हैं तो वो शोशर शेप टाइपोग्राफी दिखाता है। फेकोलिथ एक सिंक्लाइन और एंटीक्लाइन की फॉर्मेशन करता है। एंड बैथोलिथ सबसे बड़ा इंट्रूसिव लैंडफॉर्म होता है, जो डायरेक्ट मैग्मा चैम्बर से कनेक्टेड रहता है। नाउ कम्स द ओरिजिन ऑफ वोल्केनो। वोल्केनो मेंटल की हाई हीट जोन से बनते हैं। मैग्मा सरफेस पे आकर लावा की फॉर्म में कन्वर्ट होता है। लावा भी दो टाइप का हो सकता है, बेसिक लावा विच इज हाईली फ्लूइड, एंड एसिडिक लावा, जो कि विस्कस इन नेचर होता है। वोल्केनोज भी तीन टाइप के होते हैं, एक्टिव वोल्केनो, जिसमें से लगातार वोल्केनिक एक्टिविटी चलती रहती है। डोरमेंट वोल्केनो, जहां पे वोल्केनिक एक्टिविटी काफी टाइम से नहीं चल रही होती है। एंड अल्टीमेटली एक्सटिंक्ट वोल्केनो, जहां पे पॉसिबिलिटी ही खत्म हो जाती है कि अब फ्यूचर में इसमें कोई वोल्केनिक एक्टिविटी हो सकती है। हिस्ट्री के कुछ मेजर वोल्केनिक eruptions में माउंट वेसुवियस इटली ने पोम्पी सिटी को डिस्ट्रॉय कर दिया था। ऐसे ही माउंट क्राकाटोआ इंडोनेशिया 1883 का एक पावरफुल इरप्शन था, जिसमें सुनामी भी आई थी। ऐसे ही माउंट पिले। सो वर्ल्ड में वोल्केनो डिस्ट्रीब्यूशन मोस्टली एक्टिव प्लेट बाउंड्रीज के अराउंड होता है। वोल्केनोज का वर्ल्ड डिस्ट्रीब्यूशन मेजरली पैसिफिक रिंग ऑफ फायर के अराउंड फैला। दुनिया के 75% एक्टिव वोल्केनो हमें यहीं मिलते हैं। इसके अलावा मेडिटेरेनियन रीजन भी काफी एक्टिव वोल्केनिक eruption possess करता है। अपार्ट फ्रॉम दिस, द अफ्रीकन रिफ्ट वैली इज आल्सो द बेस्ट एग्जांपल फॉर वोल्केनिक eruption। अब बात करते हैं गीजर्स की। गीजर्स तब बनते हैं जब अंडरग्राउंड वाटर मैग्मा से हीट होता है और हाई प्रेशर स्ट्रीम्स इरप्ट करता है, जैसे ओल्ड फेथफुल येलोस्टोन यूएस। वहीं हॉट स्प्रिंग तब बनते हैं जब गर्म अंडरग्राउंड वाटर सरफेस तक पहुंचता है, जैसे मणिकरण इन इंडिया। अब देखते हैं अर्थक्वेक के बारे में। अर्थक्वेक के मेन कॉजेज होते हैं प्लेट टेक्टोनिक मूवमेंट, वोल्केनिक eruption और ह्यूमन एक्टिविटीज। अर्थक्वेक डिस्ट्रीब्यूशन मेजरली वोल्केनोस और सबडक्शन जोन के आसपास ही देखने को मिलता है, जिसमें सबसे ज्यादा अर्थक्वेक पैसिफिक रिंग ऑफ फायर के अराउंड ऑब्जर्व होते हैं। सुनामी और वोल्केनिक eruption का कोई लिंक भी स्ट्रॉन्ग ही नजर आता है, क्योंकि जब अंडर वाटर अर्थक्वेक देखने को मिलते हैं तो वो सुनामी कोज करते हैं। दैट्स व्हाई इंडिया के अंदर भी, इंडियन ओशन में इवन
जो सुनामी आई थी, उसके लिए भी इंडियन ओशन में आया हुआ अर्थक्वेक रिस्पॉन्सिबल था। 2004 इंडियन ओशन सुनामी, राइट? जिसकी वजह से लगभग 2.3 लाख के आसपास पीपल्स की वनरेबिलिटी देखने को मिली थी। नाउ कम्स द चैप्टर 4, वेदरिंग, मास मूवमेंट एंड ग्राउंड वाटर। क्रस्ट कॉन्स्टेंटली चेंज होता है क्योंकि इंटरनल फोर्सेस जैसे अर्थक्वेक, वोल्केनोज और माउंटेन बिल्डिंग नए स्ट्रक्चर बनाते हैं जो कंस्ट्रक्टिव होते हैं। वहीं एक्सटर्नल फोर्सेस जैसे कि एयर, वाटर, ग्लेशियर डेनुडेशन करते हैं जो डिस्ट्रक्टिव होते हैं। डेनुडेशन के 4 फेजेस होते हैं। 1 वेदरिंग, अनदर इरोजन, देन ट्रांसपोर्टेशन एंड डिपोजिशन। वेदरिंग 2 पार्ट में देखने को मिलती है। 1 इज केमिकल वेदरिंग जिसके अंदर आता है सॉल्यूशन, ऑक्सीडेशन और डिकम्पोजिशन बाय ऑर्गेनिक एसिड। फिजिकल और मैकेनिकल वेदरिंग के अंदर आते हैं रिपीटेड टेम्परेचर चेंज, रिपीटेड वेटिंग एंड ड्राइंग, frost action and biotic factors. Although some books says biotic factor are biological weathering process, but ultimately it's a type of physical force. पढ़ते हैं मास मूवमेंट। इस प्रोसेस में, मास मूवमेंट में, सॉइल, रॉक्स या दूसरे मटेरियल ग्रेविटी के कारण स्लोप के नीचे गिरते हैं। इसके 3 टाइप हो सकते हैं। वन इज सॉइल क्रीप, ये एक स्लो मूवमेंट देखने को मिलता है। देन सॉलिफ्लक्शन, वाटर सैचुरेटेड सॉइल फ्लो, and then comes landslide which is purely under steep slope and the gravitational force. अब बात करेंगे ग्राउंड वाटर की, जहां वाटर ड्रॉपलेट पोरस रॉक्स के थ्रू इम्परमिएबल रॉक्स में जाके स्टोर हो जाते हैं। इसके ग्राउंड वाटर में एक्वीफर्स का यूज काफी इंपॉर्टेंट है। वाटर टेबल 3 मेन फैक्टर पे डिपेंड करता है, रॉक टाइप्स पे, रिलीफ पे और सीजनल वेरिएशंस पे। जब मॉनसून पीरियड होता है, जब रेनफॉल ज्यादा हो रही होती है, तो नेचुरली ज्यादा हमें ग्राउंड वाटर देखने को मिलता है, एल्स ग्राउंड वाटर कम ही नजर आता है। ग्राउंड वाटर एक्सेस करने के लिए वेल्स का यूज किया जाता है जो मेनली 2 टाइप के होते हैं, ऑर्डिनरी वेल्स एंड आर्टिजन वेल्स देखने को मिल जाते हैं। नाउ कम्स द चैप्टर 5। हम हर वो चीज इंपॉर्टेंट डिस्कस करेंगे जो सिर्फ आपको फोकस करनी चाहिए, अननेसेसरी टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। रिवर का ओरिजिन, दैट इज लैंडफॉर्म मेड बाय द रनिंग वाटर। इसमें सबसे पहला सवाल आता है रिवर का ओरिजिन। रिवर का ओरिजिन एक स्प्रिंग, लेक या मार्श से होता है जहां से वाटर फ्लो स्टार्ट होता है। ये वाटर स्ट्रीम्स मेजरली 5 टाइप्स की होती हैं: कॉन्सिक्वेंट, इंसिक्वेंट, डेंड्राइटिक, सब्सिक्वेंट एंड टर्मिस्ड। जब रिवर मूव करती है तो वो अपने साथ सेडिमेंट कैरी करती है। 3 टाइप के मटेरियल एक रिवर कैरी करती है। वन इज मटेरियल इन सॉल्यूशन, another is material in suspension, and then comes the traction lot. रिवर एक डायनेमिक सिस्टम है जो इरोजन, ट्रांसपोर्टेशन और डिपोजिशन एक्टिविटी के थ्रू लैंडस्केप को कॉन्टिन्यूअसली मॉडिफाई करती है। इरोजन के मेन 4 मैकेनिज्म होते हैं: कोरोजन या एब्रेजन, जो कि लेटरल और वर्टिकल दोनों डायरेक्शन में पॉसिबल है; कोरोजन या सॉल्यूशन; देन कम्स हाइड्रोलिक एक्शन जो प्योरली मैकेनिकल होता है; और एट्रिशन जिसमें राउंडेड ऑब्जेक्ट रोल करते हुए नजर आते हैं ऑन द सरफेस ऑफ द रिवर। रिवर का कोर्स हम 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। अपर कोर्स, जिसको कि यूथफुल स्टेज बोला जाता है, इसमें रिवर स्टीप ग्रेडियंट के थ्रू फ्लो कर रही होती है। इस दौरान हाई वेलोसिटी से फ्लो करती हुई रिवर वर्टिकल इरोजन करती है। यहां वी शेप वैली, रैपिड्स, कैटरैक्ट्स, गोज, कैनियंस और वाटरफॉल डेवलप होते हैं, और इरोजन मेनली हाइड्रोलिक एक्शन और एब्रेजन से होता है। इस स्टेज में रिवर कैप्चर का फिनोमेना भी देखने को मिल जाता है। देन कम्स द मिडिल कोर्स, मैच्योर स्टेज। इसमें रिवर का ग्रेडियंट जेंटल हो जाता है और वेलोसिटी रिड्यूस होने लगती है, जिसमें लेटरल इरोजन इंक्रीज होता है। इसमें वाइडर वैलीज जो कि वी शेप है वो यू शेप में कन्वर्ट होती हैं, फ्लड प्लेन्स, इंटरलॉकिंग स्पर्स और मियंडरिंग देखने को मिलते हैं। देन कम्स द लोअर कोर्स, ओल्ड स्टेज। इसमें रिवर फ्लैट प्लेन में एंटर करती है, फ्लो काफी स्लो हो जाता है, लार्ज वॉल्यूम ऑफ वाटर कैरी करती है, यहां डिपोजिशन डोमिनेट करता है, जिससे फ्लड प्लेन, डेल्टा, ऑक्सबो लेक और एस्चुरीज की फॉर्मेशन होती है। कभी कभी मैच्योर या ओल्ड रिवर अपनी इरोजिव पावर दोबारा गेन कर लेती है ड्यू टू टेक्टोनिक अपलिफ्टमेंट, सी लेवल फॉल या इंक्रीज डिस्चार्ज, जिसे रिवर रेजुविनेशन के नाम से जाना जाता है। इस प्रोसेस के दौरान रिवर फिर से वर्टिकल इरोजन स्टार्ट करती है और नए लैंडफॉर्म डेवलप करते हैं, जैसे कि निक पॉइंट, टेरेस, इंसाइज मियंडर और वैली डीपनिंग पॉसिबल।
Now comes the next chapter, landform of glaciation. प्लेस्टोसीन पीरियड मतलब 30,000 ईयर्स अगो कॉन्टिनेंटल आइस शीट ने टेम्परेट लैटिट्यूड का बड़ा हिस्सा कवर कर लिया था और आज भी ग्लेशिएशन हाईलैंड रीजन में देखा जा सकता है। स्नो लाइन का लेवल रीजन के हिसाब से वेरी करता है। पोलर रीजन में ये सी लेवल पर होती है, एल्प्स में अराउंड 9,000 फीट और इक्वेटर के आसपास लगभग 17,000 फीट तक होती है। ग्लेशियर का फ्लो ग्रेविटेशन फोर्सेस के थ्रू होता है, जिसमें मिडल में सबसे ज्यादा मूवमेंट देखा जाता है। पिडमोंट ग्लेशियर जैसे मेलास्पीना ग्लेशियर ग्लेशियर के फुट पे कवरेज होता है। हाईलैंड से जब ग्लेशियर मूव करता है तो काफी सारा इरोजन करता है और अलग अलग लैंडफॉर्म की फॉर्मेशन करता है, जिसमें आते हैं कोरी, सर्क या CWM, जो कि एक टाइप का डिप्रेशन हमें देखने को मिल जाता है। देन कम्स अर्थ एज वेल एज पिरामिडल पीक्स, शार्प रिजेस और पॉइंटेड समिट्स आपके रेस्पेक्टिवली अर्थ एंड होर्न कहलाते हैं। देन कम्स बॉचन्स, एक डीप वर्टिकल क्रैक, यू शेप ग्लेशियल वैलीज भी फॉर्म होती हैं जो कि वी शेप से यू शेप में कन्वर्ट होती हैं बिकॉज ऑफ लेटरल इरोजन। देन कम्स द हैंगिंग वैलीज, छोटी ट्रिब्यूटरी जब मेजर ग्लेशियर को ज्वाइन करती तो वो इतना लेवल पे इरोजन ना कर पाने की वजह से अंडर द फोर्स ऑफ ग्रेविटी फॉल डाउन करती है, जिसको हम हैंगिंग वैली के नाम से जानते हैं। देन कम्स द रॉक बेसिन्स और रॉक स्टेप्स, ग्लेशियर के अनइवन इरोजन से बने डिप्रेशन, ये स्टीप लैंडफॉर्म होते हैं। एंड फाइनली कम्स द मोरेन्स, ग्लेशियर के रिट्रीट होने पे छोड़ी गई अनकंसोलिडेटेड सेडिमेंट्स डिपॉजिट्स, जिसमें टर्मिनल, लेटरल, मीडियल एज वेल एज ग्राउंड मोरेन्स नजर आते हैं। जब लोलैंड एरिया पे ग्लेशियर पहुंचता है तो डिपोजिशन करना स्टार्ट करता है। डिपोजिशन के दौरान रोस्ट माउंटेन की फॉर्मेशन होती है, जो कि आपके रेजिस्टेंट माउंटेन रेंजेस होते हैं जिनकी स्ट्रेंथ काफी हार्ड होती है। देन कम्स द क्रैग्स एंड टिल्स, क्रैग्स और टिल्स का कॉम्बिनेशन हार्ड रॉक से प्रोटेक्टेड सॉफ्टर रॉक्स में बनता है। बॉल्जर्स क्ले या ग्लेशियल टिल ग्लेशियल के रिट्रीट होने पे अनसॉर्टेड सेडिमेंट्स के डिपोजिशन कहलाता है। देन कम्स एरेटिक्स, लार्ज बोल्डर्स जो ग्लेशियर के थ्रू ट्रांसपोर्ट होकर डिफरेंट लैंडस्केप्स में डिपॉजिट हो जाते हैं। देन कम्स ड्रमलिंग्स, जो कि इलोंगेटेड हमोक इन द डायरेक्शन ऑफ आइस फ्लो देखने को मिलते हैं। कम्स टू इस्कर्स, they are long and narrow sinus ridges in the path of glacier. And then comes terminal moraines, ग्लेशियर के फर्दर एडवांसमेंट पॉइंट पर डिपॉजिट सेडिमेंट जो ग्लेशियर के रिट्रीट को मार्क करते हैं। एंड अल्टीमेटली कम्स द आउटवॉश प्लेन, ग्लेशियर के मेल्ट वाटर स्ट्रीम्स द्वारा डिपॉजिटेड सेडिमेंट्स का एक वाइड स्प्रेड एरिया जिसमें कैटर लेक भी मिलते हैं। आप इन एरियाज को काफी ज्यादा एग्रीकल्चर के लिए यूज किया जा सकता है। इवन जो आपके कैटल लेक्स हैं, इस दौरान एग्रीकल्चर में इन कैटल लेक्स का यूज स्पेसिफिकली आपकी इरिगेशन पर्पज के लिए किया जाता है। देन कम्स चैप्टर 7, एरिड और डेजर्टिक लैंडफॉर्म्स। डेजर्ट मोस्टली ऑफशोर विंड या कोल्ड ओशियन करंट का इफेक्ट से बनते हैं। ये 5 मेजर टाइप्स में डिवाइड हो सकते हैं। वन इज द रॉकी डेजर्ट, जो बड़े रॉक फ्रेगमेंट से बनते हैं। देन कम्स स्टोनी डेजर्ट, जिसमें छोटी छोटी ग्रेवल्स और पीबल्स देखने को मिलती है। देन कम्स सैंडी डेजर्ट, जहां अंडुलेटिंग सैंड ड्यून्स मिलते हैं। देन कम्स बेडलैंड, जो कि डीपली इरोडेड रवाइन से बने होते हैं। एंड अल्टीमेटली कम्स द माउंटेन डेजर्ट, जो हाई एल्टीट्यूड रीजन में रॉकी और बैरन लैंडस्केप के फॉर्मेशन की वजह से होता है। एरिड इरोजन के मैकेनिज्म में एक नेचुरल फोर्स का रोल अच्छा खासा विंड प्ले करती है। कुछ और भी फैक्टर हैं जो इस इरोजन को एक्सपेडाइट कर देते हैं। One is the high diurnal range of temperature, rapid evaporation, inefficient rainfall, weathering, wind action, and water action. If you will observe carefully, you will find different types of desert spread all over the world, either because of the offshore wind or it may be because of the interior land or the cold current like Canary current creates the desert. Namibia current creates the desert. Peru current also creates the desert. Even California current also creates the desert. Now comes the landform in erosional form under the influence of maybe wind or by water. First erosional landforms comes the rock pedestal. First erosional landforms comes the rock pedestal or mushroom forms, जहां हवा नीचे के रॉक्स को ज्यादा इरोड करती है। देन कम्स ज्वेगन्स, जो टेबुलर फॉर्म में नजर आते हैं। कम्स टू यार्दंग्स, जो विंड डायरेक्शन के अलोंग एलोंगेटेड रिजेस फॉर्म करते हैं।
कम्स टू मेसाज एंड बर्ड्स, जो फ्लैट टॉप्ड प्लेटूज होते हैं, जिसमें मेसाज बड़े और बर्ड्स उनके छोटे रेमिनेंट होते हैं। कमिंग टू इंसलबर्ग, जो एक आइसोलेटेड रेजिडुअल हिल्स देखने को मिलती है। देन कम्स टू वेंटिफेक्ट, जो सैंड ब्लास्टिंग के कारण पॉलिश्ड और शार्प एज स्टोन से बन जाते हैं। और वेंटिफेक्ट के 3 फेसेस होते हैं, और ड्राई केंटर जब उनके 2 फेसेस हों। डिफ्लेशन होलोज की जब हम बात करते हैं, तो वो बनते हैं विंड जब लूज सेडिमेंट को उड़ा कर ले जाए और वहां पे डिप्रेशंस क्रिएट हो जाए। When erosion is there, obviously, when wind is slowing down, there will be deposition led to the depositional landforms. Burton's dunes, जो कि crescent shape होते हैं, sheaf dunes जो longitudinal form में होते हैं, जिनकी डायरेक्शन विंड के पैरेलल अलाइंड होती है। विंड एक्शन से उड़ाया गया फाइन सिल्ट और क्ले जब डिपॉजिट होता है, तो इवन लॉइस की फॉर्मेशन भी कर देता है। डेजर्ट में वाटर एक्शन से भी लैंडफॉर्म बनते हैं, जो बेडलैंड टोपोग्राफी कहलाते हैं, जैसे कि चंबल बेडलैंड। और कभी-कभी वाटर एक्यूमुलेशन से टेम्परेरी शैलो लेक्स भी बनती हैं, जिनको प्लायाज के नाम से जाना जाता है। बट ये प्लायाज मोस्टली सलाइन वाटर को कॉन्स्टिट्यूट करती है। देन कम्स टू दी चैप्टर 8, लाइमस्टोन एंड चॉक लैंडफॉर्म। लाइमस्टोन प्राइमरली कैल्शियम कार्बोनेट से बनता है, लेकिन जब इसमें मैग्नीशियम प्रेजेंट होता है, तो हम इसको डोलोमाइट के नाम से जानते हैं। कास्ट रीजन की खासियत होती है सरफेस ड्रेनेज का एब्सेंस होना, शॉर्ट लिव्ड स्ट्रीम्स होना, और ड्राई वैलीज फॉर्म होना, इवन रिसर्जेंस जहां अंडरग्राउंड स्ट्रीम्स दोबारा सरफेस पर देखी जा सकते हैं। कास्ट रीजन में कुछ डिस्टिंक्ट फीचर होते हैं, जैसे कि स्वेलो होल्स या सिंक होल्स, जो कि सर्कुलर डिप्रेशन सरफेस पे मौजूद होते हैं। देन कम्स द लाइमस्टोन पेवमेंट्स, ये फ्लैट रोकी सरफेस हैं जो डिसोल्यूशन की वजह से बनते हैं। देन कम्स टू गोज, नैरो स्टीप साइड वैलीज होती हैं। कमिंग टू डोलाइंस एंड ओवालास, ये डिप्रेशंस जो स्लो डिसोल्यूशन की वजह से डेवलप होते हैं, एंड मर्जर ऑफ मल्टीपल डोलाइंस लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ ओवालास। देन कम्स टू द पोल्स, जो लार्ज फ्लैट फ्लोर डिप्रेशंस होते हैं, जो एक तरह के फर्टाइल प्लेन्स होते हैं। एंड देन कम्स द बैरन लाइमस्टोन सरफेस, रॉक सरफेस जो कंप्लीटली वेदर्ड और इरोजन से एक्सपोज्ड होता है। कास्ट टोपोग्राफी में डिपोजिशनल फीचर भी डेवलप होते हैं, जैसे कि स्टैलेसाइट, स्टैलेग्माइट, और इवन पिलर्स। स्टेलेसाइट जो केव की सीलिंग से लटकते हैं, स्टैलेग्माइट जो कि ग्राउंड के साथ अटैच होते हैं। जब स्टेलेसाइट और स्टैलेग्माइट मीट करते हैं, तो एक पिलर की फॉर्मेशन नजर आती है। नाउ वी रीच टू द चैप्टर 9। चैप्टर 9 विल बी टॉकिंग अबाउट द लेक्स। लेक्स वही जगह है जहां पानी एक्यूमुलेट होता है। ये टाइनी भी है और एक्सटेंसिव भी है, टेम्परेरी भी है और परमानेंट भी। और ये फ्रेश वाटर या सलाइन दोनों हो सकते हैं। डेजर्ट में जो प्लायाज हमने देखे थे, वो एक तरह के लेक्स ही थे। पर आपने कभी सोचा है कि एक खूबसूरत लेक कैसे बनती है? चलिए समझते हैं। वन इज द मूवमेंट ऑफ अर्थ, मे बी द टेक्टोनिक लेक्स और द रिफ्ट वैली लेक्स। अनदर इज द ग्लेशिएशन लेक, लाइक द फॉर्मेशन ऑफ सॉल्ट लेक्स, या वी कैन कॉल इट टान्स, जब ग्लेशियर वैली में डिप्रेशन बनाते हैं और पिघलने के बाद पानी उनमें जमा हो जाता है, तो टान की फॉर्मेशन होती है। अनदर इज कैटल लेक, जो कि मेजरली आउटवॉश प्लेन में एक टाइप का डिप्रेशन देखने को मिलता है, बिकॉज ऑफ लो एल्टीट्यूड ग्लेशियर यहां मेल्ट करते हैं और वाटर को यहां पे डिपॉजिट कर देते हैं। देन कम्स टू द रॉक होलोज लेक्स, these are the valley glacier scoops out of the hollow surface. Then comes to the moraine dammed lakes, lakes formed behind the barrier in the glacial movement, and ultimately lakes may be formed due to the deposition from the glacial drift. Another important factor for the lake formation is volcanic lakes. It may be the crater or caldera. एक्सप्लोजन के बाद जब टॉप पार्ट ऑफ वोल्केनिक कोन इरोड हो जाता है, डिप्रेस हो जाता है, तो फिर क्रेटर या कल्डेरा की फॉर्मेशन होती है। देन कम्स द लावा ब्लॉक्ड लेक, जब लावा किसी रिवर वैली को ब्लॉक कर देता है और लेक की फॉर्मेशन करता है, तो वो लावा लेक कहलाती है। इट मे पॉसिबल लावा कैन ऑल्सो डू सब्सिडेंस इन द एरिया, बिकॉज ऑफ दिस सब्सिडेंस आपकी लेक्स की फॉर्मेशन हो सकती है। Then another factor comes the erosional lakes, that is in the karst lake, majorly found in limestone type of topography, or wind deflected lakes, which is majorly observed in the desert area. Then comes the depositional lakes, in which river deposits lakes are there. You can take example of Oxbow Lake, जो कि majorly river के flood plain में बनती है. Then comes the marine deposit lakes, which is also named as lagoons.
and comes to the landslide dammed lake. Sometime because of landslide, river motion is blocked and the lakes will be formed. And then one more important factor is human and biological activity of the lakes. It may be man-made lake, it may be animal-made lake, or it may be an ornamental lake which was formed maybe to promote tourism in a particular area. These are the lakes which are shown over here, formed due to different reasons over the earth's surface. Now comes to the chapter 10, coastal landform. Ocean water तीन फॉर्म में मूव करता है. One is wave, tides and another is current. Marine agents of erosion ऑपरेट करते हैं चार तरीके से: corrosion, attrition, hydraulic action and solvent action. अब कोस्टल इरोजनल फीचर्स को देखते हैं. जब हार्ड और सॉफ्ट रॉक कोस्टलाइन पर होती हैं तो वेव्स सॉफ्ट रॉक को इरोड करके बेस बनाते हैं और हार्ड रॉक्स जो वो कैप्स की फॉर्मेशन करते हैं. Very steep rock facing coastal area is named as cliff. As the cliff recedes landward, it leads to the formation of a wave cut platform. Prolonged wave cut sea caves बनती हैं. When two waves are acting on opposite side and ultimately forcing the caves to merge into each other, they form the arc. If arc is collapsed, it led to the formation of stacks and further erosion which led to the formation of stubs. Sometime a hole on the roof of the cave is observed which can splash water with noise is known as glop. And if it enlarged to more than 100 feet deep and equally long, it may be named as gauze. That you can see such kind of landforms will be observed over the erosional surface in the coastal area. Obviously, the waves also do deposition when they are lacking in energy, जिसमें सबसे कॉमन है बीचेस जो सैंड और पीबल से बनी होती है. अगर डिपोजिशन कोस्टलाइन से आगे बढ़ने लगे तो स्पीड्स और बार्स की फॉर्मेशन हो सकती है. अगर स्पीड्स कर्व्ड होते हैं तो हुक की फॉर्मेशन होती है और अगर विंड भी डिपोजिशन में रोल प्ले करती है तो मैरीन ड्यून्स और ड्यून बेल्ट्स की फॉर्मेशन होती है. अब बात करते हैं कोस्ट के टाइप की. तो यहाँ पे मेजरली दो टाइप के कोस्ट होते हैं. वन इज द कोस्ट लाइन ऑफ सबमर्जेंस and another is the coastline of emergence. Coastline of submergence can be Ria coast, fjord coast, Dalmatian coast, or estuarine coast. The coastline of emergence will be uplifted lowland coast, emergent upland coast. Now it comes to chapter 11, which is the island and the coral reef. एक ऐसा लैंडमास जो हर तरफ से पानी से घिरा होता है उसे हम आइलैंड कहते हैं. There are two types of islands: continental island and oceanic island. The continental island can further be classified as individual island, for example, Sri Lanka, the archipelago, like British Isles, or the Festoon Island arc, like East Indies Island. Another is the oceanic island, which can be volcanic island, like Andaman and Nicobar, or the coral island, like Lakshadweep. Now, coral reef are like the ocean forest. The reef building corals survive best under following condition. One is the temperature. Moderate temperature under 23 to 29 degrees Celsius should be the range. Depth shouldn't be more than 30 fathom. Light for photosynthesis. It is necessary for the survival of the algae with which the corals used to be in symbiotic relationship. Water clarity is highly needed, as well as the salinity shouldn't be very high. 32 to 42 parts per thousand salinity will be bearable. And then comes to the nutrient level, which should be high so that the food will be available for the algae. Now, it comes to the types of coral reef. The coral reef can be of fringing reef, they can be of barrier reef, they can be of atoll. Fringing reef जो डायरेक्टली कोस्ट लाइन के पास ग्रो करते हैं. बैरियर रीफ ये कोस्ट लाइन से थोड़ा दूर होते हैं, जो कि एक ग्रेट बैरियर रीफ इसका बेस्ट एग्जांपल. और अगर इस आइलैंड का फर्दर इरोजन होता है तो एक लेगून टाइप फॉर्मेशन होती है जिसको हम एटोल बोलते हैं. एटोल सर्कुलर रीफ होते हैं जो मोस्टली सबमर्ज वोल्केनो के अराउंड ही देखने को मिलते हैं. कोरल रीफ का ओरिजिन अब कैसे हुआ था, ये सबसे बड़ा सवाल है. कोरल रीफ के ओरिजिन के लिए हमारे पास दो थ्योरी आती है. वन इज Darwin's theory of subsidence, another is Dolly's theory of glacial control. Darwin theory. Darwin theory talks about the coral reef. They started as a fringing reef. Due to gradual subsidence, they convert into barrier reef. And then further movement, they led to the formation of atolls or the lagoons. When it comes to the Dally's theory ices में जब sea level
आइसेज में जब सी लेवल लो था तब आइस पिघल के सी लेवल को धीरे धीरे राइज कर रही थी, एंड दैट्स वाई आपको आपके कुछ कॉरल्स शैलो वाटर में देखने को मिलते हैं और कुछ डीप वाटर में, क्योंकि डीप वाटर में नेचुरली तो कॉरल्स डेवलप नहीं हो सकते, बट डेले थ्योरी के अकॉर्डिंग जब आइस एज से वार्म एज आया तब वो डीप ओशन के अंदर गए, अदरवाइज दे यूज्ड टू बी ऑन द सरफेस इटसेल्फ। नाउ कम्स टू द चैप्टर 12, दैट इज द ओशियंस। ओशियनोग्राफी, it's a investigation which was started at the time of Challenger expedition in 1873 to 76. For studying ocean, we use echo sounding techniques, which was replaced by later on by the radar sounding techniques or the electrical echo. The ocean have four different type of relief features. One is the continental shelf, then comes the continental slope, then we have deep sea plain and the trenches. Here you can observe the continental shelf is very gentle. The slope is very steep. The rise is because of the sediment deposition from the continental slope, and finally comes the abyssal plain. There are certain areas where tectonic activities are going on, so they're much deeper even from the deep surface, which is named as oceanic trenches, right? Which is named as oceanic trenches. Ocean के नीचे हमें sediments देखने को मिलते हैं, जो ज्योग्राफी और क्लाइमेट के बारे में पुरानी कहानियां बताते हैं, जैसे कि मड, these are the terraceous deposits. Ooze, they are pelagic deposits, and clay, ये सबसे फाइन ग्रेन सेडिमेंट होते हैं जो इवन वोल्केनिक ऐश या ओशियन करंट के लगातार मूवमेंट की वजह से फॉर्म होते हैं। Now there are two important properties of the ocean. One is the salinity of the ocean and another is the temperature of the ocean. Salinity का मतलब होता है ओशियन वाटर में डिसॉल्व्ड सॉल्ट का कंसंट्रेशन। NaCl, sodium chloride, is the most abundant salt found in the ocean. Average salinity of the ocean used to be around 35 parts per thousand. The variation in salinity depend upon rate of evaporation, amount of fresh water added, or degree of water mixing with the ocean current. The ocean surface temperature near equator is around 25 to 30 degrees Celsius, जबकि polar region में ocean temperature is around freezing point. Ocean temperature rapidly decrease करता है when we are going in first 200 fathom. The line where it is decreasing is named as thermocline. The flow from equatorial to the poleward region is known as the warm current, and vice versa will be known as the cold current. All the oceans have naturally different type of cold and warm current. The flow from equatorial region to the poleward region depends upon many more factors. It depends upon planetary winds, it depends upon temperature differences, it depends upon salinity, it depends upon Earth rotation, or it also depends upon the land masses available. Now comes to the movement of ocean current in Atlantic Ocean. The warm current of the Atlantic Ocean are North Equatorial Current, South Equatorial Current, the Brazilian Current, the Gulf Stream, the Norwegian Current. When it comes to the cold current, they are the Canary Current, there is the Benguela Current, that may be Labrador Current, that may be Greenland Current. So Labrador and Greenland currents are also there. When it comes to the Pacific Ocean also have North Equatorial and South Equatorial Current as their warm current. Apart from this, the Alaska Current, which is going on the part of Alaska, as well as the Kuroshio Current, which is going on the side of Japan, and the East Australian Current, which is on the coastal area of Australia. When it comes to the cold current, it can be the Peruvian current, it can be the California current, it can be the Oshio current. When we reach to the Indian Ocean, the important thing is Indian Ocean is only present in the southern part, not on the northern part. And because of monsoon, there is complete reversal of ocean current seasonally in Indian Ocean. The warm current are South Equatorial Current, Mozambique Current, or Agulhas Current. The cold current are Western Australian Current, as well as the Western Wind Drift. Now it comes to the chapter 13. Chapter 13 talks about weather and climate. Weather एक short term atmospheric condition होती है. Climate on the other hand, long term of 35 year की average condition होती है. Degree of variability in the climate differs, and that's why we used to say Britain has no climate, only weather, but Egypt has no weather, only climate. वेदर और क्लाइमेट का हमारी लाइफ पे डायरेक्ट इम्पैक्ट होता है. द फूड वी ईट, द क्लोथ्स वी वियर, एग्रीकल्चर, इकोसिस्टम, ह्यूमन हेल्थ, नेचुरल डिजास्टर, इकोनॉमी, water resources, urban planning, global connectivity, energy demand, cultural and social practices are decided by weather and climate. वेदर और क्लाइमेट को डिफाइन करने वाले कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं. फॉर एग्जाम्पल, रेनफॉल is very important, which is not equally distributed all over the world.
Then comes the pressure, temperature, humidity, winds, sunshine, clouds, and other visibility factors like haze, fog, smoke, and so on. The water vapors are the major factor which decides the weather of an area. The water vapors condense led to the formation of clouds. अलग हाइट और स्ट्रक्चर के हिसाब से अलग अलग टाइप के क्लाउड्स होते हैं. For example, the high clouds, which are named as cirrus, cirrocumulus, or cirrostratus. That means for high cloud, the cirrus word is important or the cirro word is important. When it comes to the medium height, it can be altocumulus or it can be altostratus as well. Then comes to the low height, so it can be stratus cloud, it can be stratocumulus cloud, it can be cumulonimbus cloud, or they are also nimbostratus cloud. Especially the cumulonimbus cloud are the great height cloud, which are also responsible for the cloud burst, which used to happen most of the time in the hilly areas of India as well. Now we reach to the chapter 14, which talks about the climate, atmosphere, and climate. Atmosphere mainly composed of 78% nitrogen, 21% approximately oxygen, 1% carbon dioxide, water vapors, and other gases. The atmosphere can be classified into different layers like troposphere, it controls all weather phenomena, stratosphere, which is having the presence of ozone layer. Then comes the mesosphere. यहाँ meteors burn होते हैं. And then thermosphere, which is also named as ionosphere, and ultimately comes the exosphere. ये space और अर्थ के बीच का ट्रांजिशन होता है. अब हम बात करते हैं इनकमिंग सोलर रेडिएशंस के बारे में, जो कि सन से आने वाले रेडिएशंस होती हैं. मेजरली हम उनको इंसोलेशन कहते हैं. 3 पार्ट में फॉर्म होती हैं: व्हाइट लाइट, लेस विजिबल अल्ट्रावायलेट रेज एंड इंफ्रारेड रेज. हीट 3 तरीके से ट्रांसफर होती है: कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन. कंडक्शन थ्रू डायरेक्ट कांटेक्ट, कन्वेक्शन वाया फ्लूइड मीडियम एंड रेडिएशन इन वैक्यूम. क्लाइमेट के 4 इंपॉर्टेंट एलिमेंट होते हैं. One is temperature, another is precipitation, and then comes to pressure and the winds. Factors which can influence the temperature on the earth's surface can be the latitudes, the altitudes, the continentality, the ocean currents and winds, slope, shelter and aspect, natural vegetation, as well as the soil. जब वाटर वेपर कंडेंस होके अर्थ पर गिरते हैं तो उसे प्रेसिपिटेशन कहते हैं. 3 टाइप के प्रेसिपिटेशन हमारे पास पॉसिबल, जिसमें आते हैं कन्वेक्शनल, ओरोग्राफिक और साइक्लोनिक रेनफॉल. देयर आर 7 इवन प्रेशर बेल्ट्स जो हमारे पास इंडिया के मॉनसून सिस्टम एज वेल एज इंडिया के प्रेशर सिस्टम को डिटरमाइन करती है. नॉट ओनली limited to India, even they are global pressure belts which led to the formation of the trade winds, the westerlies winds, and the polar winds. Along with that, there are certain local winds like the monsoon wind. Monsoon wind in India are seasonal in nature. In summer, they are southwest, and in winter, they are northeast. One more important event which is associated with the weather is cyclone, which is typically divided into tropical cyclone as well as temperate cyclone. Tropical cyclones form because of the warm water. It is also named as hurricanes in Gulf of Mexico, typhoon in Japan, China, and Philippines, Willy Willy in Australia, and cyclone in India and Bangladesh. Temperate cyclone, they cover very large area, do heavy rainfall, and sometimes even snowstorms are also observed in the area. One opposite term is also there, which is named as anticyclone, which have ultimately high pressure. The climatic zone on the earth can be divided into equatorial zone, which is basically the 11th, the next chapter, equatorial zone. The equatorial zone is actually talks about hot, wet equatorial climate, the tropical monsoon climate, and the tropical marine climate. When it comes to the hot, wet equatorial type of climate, it is found between 5 degree north and 5 degree south. Temperature is very uniform. There is no winter. Cloud used to be there every day, and heavy precipitation on daily basis is observed. Evergreen trees like mahogany tree, bony tree, dyewood trees, they are actually observed in this area, right? Then we have the tropical monsoonal type of climate. When it comes to the tropical monsoonal type of climate, it is found again around the equator, but in the tropical area. It have 3 distinct seasons: cold, dry season, October to February; hot, dry season, March to mid-June; and rainy season, June to September. The vegetation is deciduous type. And then come tropical marine climate. Deciduous forest is normally found with durable woods like teak. Then we reach to the hot zone. Hot zone is observed between 10 to 30 degree north and south, which have 2 type of climate: the Sudan type climate and the hot and mid latitude climate. Chapter 15 to 25 यहाँ पे बस इतने ही याद करने, इसके अलावा कुछ याद नहीं करना है. सुडान टाइप क्लाइमेट के अंदर हमें इवन डेजर्ट देखने को मिलते हैं, जैसे एक्सट्रीमली ड्राई हॉट डेजर्ट ऑफ सहारा, मिड लैटिट्यूड डेजर्ट ऑफ लेस एक्सट्रीम टेम्परेचर लाइक अटाकामा एंड गोबी डेजर्ट, राइट?
Then comes to the Sudan type climate. One important thing as well, कि Sudan climate also do have the grasslands, which are named as elephantine type of grasses. The elephantine type of grasses are huge in size, but they are not rich in nutrition. That's why many more animals are cut here. They are named as big game countries. And when I'm talking about the desertic area, then even hardly 10 inches of rainfall in a year happens over the area. Humidity is very low. The life is very difficult over there. Then comes to the warm temperate zone, which is observed in 30 degree to 45-degree north and south, which can be classified as western margin, named as Mediterranean climate, central margin, steppe type, and eastern margin, China, Gulf, or Natal type, it can be named as, right? So when it comes to the western margin, the temperate western margin, which is named as Mediterranean type, it is dry, warm summer, and the rainfall is observed in the winter time. Bright sunny weather is perfect here. Natural vegetation in this area is evergreen forest, evergreen coniferous type of trees will be observed, and even the wine making and even the grapes are basically cultivated in this area. Then comes to the temperate continental, which is named as steppe type. It's again a grassland, but they have the nutritious grasses. Perieries are the best example for it. Summer mean these grasses will be crossed and the agriculture will be done in this area. Then comes to the eastern margin, which is named as China type, Gulf type, or Natal type. They receive moderate rainfall all through the year. It depends because they are coastal area and they have even cyclonic formation. That's why paddy cultivation is a dominating activity in this area. Then comes to the cool temperate zone. Cool temperate zone. When it comes to the cool temperate zone is observed 45 to 65-degree north and south, western margin, central margin, and the eastern margin, which can be observed over the area. So right there, chapter 15 के बारे में हमने बात की. Then tropical monsoon climate and marine climate पे हमने discuss किया. Then Sudan type of climate पे हमने बात की है. And then hot desert mid latitude region पे हमने discussion किया है. Ultimately, the warm temperate western margin पे हमने बात की जिसमें Mediterranean region आता है. Here the winter receives rainfall, but summer doesn't receive the rainfall, right? Then comes to the temperate का continental steppe type climate. It's a grassland, लेकिन जिसमें grasses काफी nutritious होती हैं. तो here the dairy farming is very important. Apart from this, yes, agriculture is a dominating activity in this area as well. Then comes to the west eastern margin, China type, Natal type. It is named as, but it receives Gulf type. It is named as, but it receives lot of rainfall and paddy cultivation as a dominating activity over the area. Then finally comes the cool temperate western margin. The cool temperate is named as British type climate, right? Cool temperate is named as British type climate, where mean annual temperature is around 4.5 degrees Celsius to 15 degrees Celsius at max. The winter have light rainfall, spring are dry, the summer are long and sunny summer are there. Vegetation is typically deciduous type of forest are found because westerlies are onshore. They do bit of rainfall over the area. Then comes to the cool temperate continental type, which is named as Siberian type climate. Very cold area, annual precipitation can't be very high, but yes, whatever rainfall is there, it is in the form of snow. Softwood are there, lumbering industries are predominating, conical shape of the trees are there so that they can just pass the snow to the downward area. Then comes to the cool temperate eastern margin, which is named as Laurential type climate. Laurential type climate basically have wet summer, ठीक है ना, and dry and bit warm winter because of the presence of water body. 30 to 60 inches of rainfall is actually observed in this area, and most of the rainfall comes under the summer month. And finally comes the cold area that is named as Arctic or polar climate. The low mean annual temperature is there. The warmest month is June, and temperature is approximately 10 degrees Celsius. And in the coldest month, the temperature used to be below freezing point. So this is basically the GC Leong, which you have to be covering. You have to cover this only up to this much of time. Okay, thank you very much and best wishes for downloading this PDF. You can click the link given in the description. Thanks a lot.